दोस्तों, अभी तक हमने भारतीय इतिहास से संबंधित 4 टॉपिक पर वीडियो बनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उसको जरूर देखेंगे। मेरा यह लक्ष्य है कि आगामी 20 दिनों के अंदर में MPPSC के मेंस एग्जामिनेशन में, जैसा कि मैंने बताया कि 6 पेपर होते हैं, तो सभी पेपर से 4-4 वीडियो, जैसे इतिहास से अभी हमने बनाया, उसके बाद में फिर ज्योग्राफी पर बनाऊंगा, फिर पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एथिक्स पर, और इसके अलावा हिंदी के जो 2 पेपर हैं, जैसे व्याकरण है, और उसके बाद में जो निबंध लेखन की जो परीक्षा होती है, उस पर भी हम 2 या 3 वीडियो जरूर बनाएंगे और देखेंगे, और आपसे हम फीडबैक लेंगे कि हम किस स्तर के काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसीलिए हमें हमारे वीडियो को पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिए, सब्सक्राइब करिए, तो मेरी एक हौसला अफजाई होगी। तो इसी कड़ी में मैंने आज भारतीय संविधान की विशेषता, जिसको सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस टॉपिक को हमने लाया है। तो उम्मीद है कि इससे आप लाभान्वित होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने लिखा है कि भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट संविधान है, मतलब सबसे विशालतम संविधान है। इसमें 395 धारा है, 12 शेड्यूल है। तो इतना बड़ा लिखित संविधान विश्व में कहीं भी नहीं है। ब्रिटेन, जिसके अंदर में हम गुलाम थे, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, वो धीरे धीरे इवॉल्व किया है। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा है, और लेकिन वो लिखित है। तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसका कारण यह है कि जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, और उनके जो टीम के सदस्य, वो किसी भी चीज़ को या किसी लूप होल को छोड़ना नहीं चाहते थे, और सारे चीज़ों का उन्होंने व्याख्या किया। और सभी जो महत्वपूर्ण देशों के संविधान थे, उनमें से उन्होंने गौरव भी किया, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसको उन्होंने आयरलैंड से लिया। इमरजेंसी का पावर उन्होंने वायमार संविधान जर्मनी से लिया हुआ है। तो अभी हम धीरे धीरे बताएंगे कि कहाँ कहाँ से उन्होंने क्या क्या गौरव किया। तो इस तरह से, चूंकि हर चीज़ को वो उल्लिखित कर देना चाहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान 1000 वर्ष तक गुलाम रहा था, और किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं हो, किसी तरह की कोई भ्रांति उत्पन्न नहीं हो, इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने अधिक से अधिक बातों का संविधान में उल्लेख किया, और जिसके कारण ये सबसे बड़ा संविधान बना है। अब दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? संविधान ने एक सॉवरेन मतलब सार्वभौम सत्ता की स्थापना किया है। सार्वभौम का मतलब क्या होता है? सॉवरेन का मतलब क्या होता है? कि हिंदुस्तान की सरकार अंदर से और बाहर से उस पर किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। वो किसी के दबाव में कोई काम नहीं करेगा, वो निरपेक्ष होगा और जनता के लिए उत्तरदायी होगा। तो सार्वभौम मतलब सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहे। लेकिन यह एक कहने वाली बात है। आप देखेंगे कि सॉवरेनिटी के पैमाने को टेस्ट करने का सबसे अच्छा लिटमस पेपर है फॉरेन पॉलिसी। किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी कितना स्वतंत्र है, इस पर उसका सॉवरेनिटी निर्भर करता है। दोस्तों, जैसे आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद हमारे देश ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट किया, और पाकिस्तान ने विभिन्न प्रकार के गुटों में
जो अमेरिका द्वारा प्रायोजित था, सीटो, सेंटो और या बगदाद पैक्ट, उसमें उसका मेंबर बन गया और दरअसल वो अमेरिका का पिट्ठू बन गया। मतलब उसने अपने फॉरेन पॉलिसी को अमेरिका के हाथ में गिरवी रख दिया, जिसका परिणाम आज पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान ने क्या किया? आज़ादी के बाद में हमने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी अडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। एक का संचालन अमेरिका कर रहा था और एक का संचालन सोवियत रूस कर रहा था। हमारे संविधान निर्माताओं ने और बाद में देश के शासकों ने यह निर्णय किया कि हमें किसी भी गुट में नहीं जाना है, बल्कि हम नॉन अलाइन रहेंगे। हम सभी से मदद तो मांगेंगे, लेकिन हम किसी के पिट्ठू नहीं बनेंगे। इस तरह से हमारे भारत के जो शासन है या जो सत्ता सूत्र है, वो सॉवरेन या उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, उसको किसी प्रकार के दबाव में या अंकुश में नहीं रखा गया। हम अपने इच्छा के मालिक स्वतः बने रहे, जो आज तक हैं, और इसी के कारण हमारे देश का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। तो सॉवरेन जो हमारा जो संविधान है, वो एक सार्वभौम सत्ता की परिकल्पना करता है, और जो कि हम हैं। और हम इसके बाद दूसरा है सेकुलर। सेकुलर पहले जो ओरिजिनल संविधान बना था, उसमें सेकुलर शब्द नहीं था। ये 42वें संशोधन जो 1976 में हुआ इमरजेंसी के दौरान में, उसमें सेकुलर शब्द को जोड़ा गया। और इसका मतलब हालांकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी थे, वो सभी इस बात को इंगित करते थे कि हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है, मतलब धर्मनिरपेक्ष है, या उसको पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। लेकिन जो वर्ड है सेकुलर, वो वर्ड, वो शब्द 42वें संशोधन में 1976 में हमारे प्रियम्बुल में, प्रकथन में जोड़ा गया। सेकुलर शब्द का माने क्या होता है? सेकुलर शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि हम धर्म रहित हो जाएं। इसका मतलब ये होता है कि स्टेट को धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा माने ये होता है कि देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। यहाँ पर हमें समझना होगा कि जैसे पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका, यहाँ पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे इस्लामिक कंट्री या बुद्धिस्ट कंट्री लिख दिया है। हमारे देश में इस प्रकार का कुछ भी नहीं लिखा है। मतलब यह है कि हमारा देश किसी भी धर्म को स्टेट रिलीजन नहीं मानता है। सभी धर्मों को वो प्रोत्साहित करता है, धर्मावलंबी को किसी तरह से किसी को भी परेशान नहीं करता है। उसके संविधान की नजरों में चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबके मान बराबर है, राइट टू इक्वलिटी। लेकिन यह बात पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि उसने इस्लाम को स्टेट रिलीजन बनाया। वहां पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हिंदू नहीं हो सकता है, या ईसाई नहीं हो सकता है, बुद्धिस्ट नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्मावलंबी ही हो सकते हैं। तो यह चीज बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, डेमोक्रेटिक, प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है कि देश में जो सत्ता के सूत्र संचालन करने वाले जो शासक होंगे, उन्हें जनता के सामने जाना होगा, उन चुनाव लड़ने होंगे, और जो जनता के नुमाइंदे होंगे वही सत्ता के सूत्र या शिखर पर पहुंचेंगे। जैसे प्रधानमंत्री बनेंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे या मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। डेमोक्रेटिक, इसी डेमोक्रेसी की परिकल्पना के लिए हमारे यहाँ तीन स्तरीय चुनाव होते हैं। जैसे केंद्र सरकार के गठन के लिए पार्लियामेंट्री चुनाव होता है, स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव के लिए राज्य स्तरीय चुनाव होता है, जिसमें कि एमएलए या विधायकों का चुनाव होता है, और जो बाद में सरकार बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। केंद्र में एमपीज या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और
सरकार का गठन करते हैं। और तीसरा जो लेयर है वो राज्य स्तर पर जिला पंचायत, जो जहाँ पर पंचायत के सदस्य का चुनाव होता है, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव करते हो। तो इस तरह से या नगर पालिका या नगर निगम का चुनाव होता है शहरों में। तो और 79 अमेंडमेंट के द्वारा इनको बहुत विशेष अधिकार भी दिए गए, पंचायत का बहुत ज़्यादा अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से हमारे यहाँ त्रिस्तरीय चुनाव की परिपाटी है। तो यह एक डेमोक्रेटिक परिकल्पना है, प्रजातांत्रिक देश में ही ऐसा हो सकता है, एक निरंकुश देश में ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यह हमारे भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। चौथा है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या होता है? रिपब्लिक मतलब यह होता है कि देश का जो सर्वोच्च होगा वो कोई हेरिडिटी प्रशासक नहीं होगा, यह वंशानुगत जैसे कि ब्रिटेन में महारानी है, इस तरह का नहीं। देश का जो सर्वोच्च जैसे कि राष्ट्रपति होंगे वो चुने हुए इलेक्टेड व्यक्ति ही राष्ट्रपति होगा, और उनका जो चुनाव वो पार्लियामेंट के मेंबर और स्टेट असेंबलीज मतलब एमएलएस के द्वारा उनका चुनाव किया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं इस पर मैं अलग से वीडियो अभी 1-2 दिन में जारी करूंगा, और ये बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसलिए मैं उस पर आपको अलग से इसका व्याख्यान दूंगा। दोस्तों, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज है वो जस्टिस मतलब पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक न्याय। जो हमारा प्रियम्बुल है वो इस बात का धारणा करता है कि हिंदुस्तान का जो शासन होगा वो सभी के लिए न्याय के लिए होगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, और वो जस्टिस पॉलिटिकल भी होगा। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब कि हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने, मताधिकार में मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा, और ऊंचे से ऊंचे पद पर जाने की उसको अधिकार होगा अगर उसमें क्षमता होगी। ये इसको पॉलिटिकल जस्टिस बोलते हैं। एक अधिनायकवादी तंत्र में पॉलिटिकल जस्टिस कभी नहीं होता। तो इसके अलावा सोशल जस्टिस से मतलब है कि किसी प्रकार की सामाजिक जो भेदभाव उसको राज्य मान्यता नहीं देगी, और अगर इस प्रकार के कोई भेदभाव करते हैं, जैसे हिंदुस्तान में अनेक प्रकार की बुराइयां, छुआछूत और बहुत सारी बुराइयां हैं जो कि SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ हमेशा से अपनाए जाते रहे हैं। उसके खिलाफ में राज्य सरकार या जो सत्ता के सूत्र हैं मैंने राज्य स्टेट पावर वो किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, और सभी को सोशल जस्टिस मैंने सामाजिक न्याय देने का कोशिश करेगा। इसलिए आपने देखा होगा 1955 में सिविल प्रोटेक्शन एक्ट भारत सरकार ने पास किया था। इसका मकसद था कि किसी प्रकार की छुआछूत अगर कहीं भी होता है तो ऐसे जो कृत्य करते हैं उनके खिलाफ में सख्त से सख्त कदम उठाए जाए। इसी तरह से केंद्र सरकार ने 1989 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट माने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 में पारित किए थे, और उसका मकसद ये था कि अगर इन दोनों वर्गों के खिलाफ कोई सवर्ण जाति के व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का अत्याचार किया जाता है तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करने का प्रावधान उस एक्ट में दिया गया है। यह जो विभिन्न प्रकार के जो एक्ट भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो पास किए गए हैं आज़ादी के बाद, इसका मकसद है कि हम सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय को बढ़ावा देंगे या दे रहे हैं। यह हमारे संविधान के मंशा के अनुरूप है। तीसरा होता है इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक जस्टिस, जैसे कि आर्थिक न्याय। इसका मतलब यह होता है कि जो हिंदुस्तान में वर्षों तक
सामंतवादी व्यवस्था रही है, हजारों वर्ष तक देश गुलाम रहा है, कुछ राजा रजवाड़ों को छोड़कर के अधिकांश लोग गरीबी में जूझते रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो 94% लोग गरीबी के शिकार थे, सिर्फ 6% जो राजा रजवाड़े थे वो अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे। अंग्रेज सब कुछ लूट करके ले गया था हिंदुस्तान से। तो जब आज़ाद हुआ देश तो धीरे धीरे अमीर और गरीबों में जबरदस्त खाई उत्पन्न होने लगी। और भारतीय संविधान ये कहता है कि आर्थिक जस्टिस, आर्थिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया जाए। इसका मतलब ये होता है कि सरकार इस प्रकार का प्रयास करेगी जिससे कि जो समृद्ध लोगों में और जो निचले तबके के लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक खाई नहीं हो और उनके आर्थिक खाई को जो गैप है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जा सके। इसका अर्थ ये होता है। दूसरा अर्थ ये होता है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहे। राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगी जैसे कि उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में धारा 39 में कहा, 39 में, कि राज्य इस प्रकार का प्रयास करेगी जिससे कि सभी व्यक्ति को मिनिमम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, मिनिमम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। इसका अर्थ यह है कि हर आदमी, चाहे वो नीचे से नीचे तबके का व्यक्ति हो, उसको जीवन यापन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसीलिए अभी आपने देखा होगा कि इस कोरोना महामारी के समय में केंद्र सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम के तहत में जो उनका सालाना बजट था उससे ठीक 2 गुना बढ़ाया, जिससे कि जो मजदूर जो पलायन कर रहे थे उनको किसी प्रकार को उनको जो रोजगार मिल सके, वो भूखे नहीं मरे। इसलिए सरकार ने बजट का आवंटन ज़्यादा से ज़्यादा किया है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की भी योजनाएं जैसे कि फ्री गैस सिलेंडर, बहुत सारी योजनाओं को जो सरकार ने शुरुआत किया है उसका मकसद यही है कि जो आर्थिक जो गैप है उसको कम किया जाए और कोई भूखा नहीं रहने पाए। तो ये है इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब। अगला पॉइंट जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म में 2 प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अमेरिका में, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सीनेट या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल इम्पीचमेंट के द्वारा और महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। पूरे अमेरिकन इतिहास में केवल निक्सन के खिलाफ में महाभियोग लगाया गया था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली का मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव, जो कार्यपालिका है वो लेजिस्लेचर मतलब विधायिका के प्रति जिम्मेवार रहे। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव का हेड होता है, कार्यपालिका का हेड होता है, लेकिन वह लोकसभा मतलब लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कि लोकसभा बोलते हैं और एक अपर हाउस या हाउस ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा बोलते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री और उसका कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और भारत का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसको लोकसभा में या विधानसभा में बहुमत हासिल है। अगर बहुमत हासिल नहीं है तो उसे उसी दिन त्यागपत्र देना होगा। इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में नहीं है जहां पर कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लागू है। अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं कि अमेरिका में अगर राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का सदस्य, उसके वोट पर वो जीता है, अगर मान लीजिए सीनेट में या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसे बहुमत नहीं है तो पर भी वह राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री
1 मिनट के लिए भी अपने पद पर नहीं रह सकता है। यह जो उत्तरदायित्व की जो भावना है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रणाली का एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इसी कारण से संविधान के निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं जाना है, हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना है, क्योंकि इसमें हमेशा जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जिम्मेवार रहता है। और इससे इसका एक रिजल्ट ये है कि कभी भी इस देश में हिटलर या मुसोलिनी, नायक साहब या डिक्टेटर कभी पैदा नहीं हो सकते। और इसी के कारण से संविधान निर्माताओं ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रखा। अब आगे हम चलते हैं, ए यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके जो कुछ प्रावधान हैं उसको तो आप आसानी से संशोधन कर सकते हैं। दोनों हाउस में अगर सिंपल मेजॉरिटी है लोकसभा में, राज्यसभा में, तो आप उसको अमेंड कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें 2/3 बहुमत पास कराना होगा, तभी आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। इसमें कि आर्टिकल 368 में इसकी व्याख्या की गई है कि हाउ कैन द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड। इसका प्रोविजन 368 में है। लेकिन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो राज्य से संबंधित अगर हैं तो उसको आप केवल लोकसभा और राज्यसभा के बहुमत से आप पारित नहीं करा सकते। इसके लिए कुल राज्य की संख्या के आधे राज्य में भी आपको बहुमत से पास कराना होगा और तभी जाकर के वो सारे आर्टिकल संशोधित हो पाएंगे। और ये आर्टिकल कौन है? जो फेडरल या संघ से रिलेटेड है, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि जिसमें राज्य भी शामिल हैं। ऐसे जो प्रावधान हैं उनमें राज्य के विधानमंडलों के द्वारा भी आपको पारित कराना होगा, तभी ही आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक लचीलेपन और एक ध्रुव दोनों का एक मेल बना करके और तब जाकर के इसको संविधान में रखा है, ताकि अगर किसी को प्रचंड बहुमत मिल जाए, किसी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल जाए, तो वो इस स्थिति में न रहे कि संविधान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दे और वो राज्य के अधिकार को भी खत्म कर दे, जुडिशरी के अधिकार को भी खत्म कर दे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा और साथ में आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडलों में भी 2/3 बहुमत से पास कराने का प्रावधान रखा था, ताकि संविधान पर किसी प्रकार का आंच न पहुंचे। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि 42वें संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि जो संविधान का जो प्रावधान है, अमेंडमेंट करने का प्रावधान धारा 368 है, उसको भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसको भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती विरुद्ध केरल की सरकार, केरल की राज्य सरकार में साफ व्याख्या कर दिया है कि जो पार्लियामेंट को जो संविधान संशोधन का पावर है वह सिर्फ वहां तक है जहां तक कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को परिवर्तित नहीं करता है। अर्थात पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत जो उसकी जो ढांचा है उसमें परिवर्तन करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। और यह जो है लैंडमार्किंग जजमेंट पारित किया गया और आने वाले दिनों में इसके बहुत बड़े रिजल्ट सामने आए। इसने पार्लियामेंट पर और स्क्रूटिनी के पर जो एक अंकुश डालने का प्रयास भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किया केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य के जजमेंट के द्वारा। तो इस तरह से
दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया। फंडामेंटल राइट्स में धारा 14 जो समानता का अधिकार है, 15 जो समता का अधिकार है, किसी प्रकार की किसी को भी नो डिस्क्रिमिनेशन, 16 में हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी का अधिकार दिया गया है, 17 में किसी प्रकार के अनटचेबिलिटी को या अस्पृश्यता को एबोलिशन कर दिया गया है, और 18 में किसी प्रकार की पदवी धारण करना, जैसे अंग्रेज के जमाने में राय बहादुर, राय सिंह, इस तरह की पदवी जो अंग्रेज देते थे वो उसको समाप्त कर दिया है। 19 धारा 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। तो 21 में राइट टू लाइफ है। तो ये टोटल 32 तक, आर्टिकल 32 तक मौलिक अधिकार की अवधारणा की गई है, और उसमें नागरिकों के धार्मिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार को अक्षुण्ण बनाने का प्रयास किया गया है। उनके राइट टू लाइफ, जीवन के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, समता का अधिकार, इन अधिकारों को संरक्षण या प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि धारा 14 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी प्रकार से एक नागरिक से दूसरे नागरिक के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा अधिकार जो है हम देशवासियों को भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया। इसके बाद है फेडरेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। भारत के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है, इंडिया दैट इज ए भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरेशन वर्ड का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो लोग ये समझते हैं उसका फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी व्यवस्था जो दो स्तरों पर काम करती है, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट और एक उसके नीचे के गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के काम के विभाजन रहते हैं और संविधान की सुप्रीमेसी बनी रहती है। तो फेडरेशन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी शासन सूत्र जिसमें कि संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है। क्यों कि अगर मान लीजिए कि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करे, तो जो विक्टिम पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास में या इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास में जा सके। और दोनों प्रकार की सरकारों के बीच में एक स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ पावर हो। तो अगर आप ये देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो भारत की संविधान है वो एक फेडरेशन है, लेकिन उसमें यूनिटरी एकात्मकता बहुत ज्यादा है, एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, एक केंद्रीकरण की भावना। वो कैसे है उसको मैं बताता हूँ। जैसे कि फेडरेशन, भारत का संविधान लिखित है, भारत में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है और उन्हें ये क्षेत्राधिकार दिया गया है कि अगर दो राज्य के बीच में कोई विवाद होता है या एक पक्ष सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, एक पक्ष राज्य सरकार रहती है, तो उस दोनों में अगर बीच में झगड़ा लड़ाई या फसाद होता है तो उसका जो निर्णय है वो ओरिजिनल जुडिक्शन वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तीसरी बात कि डिवीजन ऑफ पावर है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट है। जैसे कि हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे कि 97 सेंट्रल सब्जेक्ट कितने हैं, 97, कॉन्करेंट 66, और स्टेट सब्जेक्ट 66। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के सब्जेक्ट का निर्धारण किया है। एक सेंट्रल सब्जेक्ट है जिसकी संख्या टोटल 97 है और इस पर केवल पार्लियामेंट्री कानून बना सकती है। दूसरा जो लिस्ट है वो है स्टेट का, उसमें टोटल 66 आइटम्स हैं जिस पर कि केवल राज्य की सरकार ही कानून बना सकती है। लेकिन जो कंकरेंट
लिस्ट है, उसकी संख्या 47 है, जिस पर कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन यदि किसी बिंदु पर राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने एक साथ कानून बनाए हैं, तो केंद्र सरकार का कानून राज्य सरकार के कानून को सुपरसीड कर देगा। मतलब केंद्र सरकार का कानून चलेगा, राज्य सरकार का कानून खत्म हो जाएगा। विभाग का विभाजन जो है वो क्लियर कट इंडिकेशन है कि हिंदुस्तान एक फेडरल स्टेट है। लेकिन इसी में एक बात छुपी हुई है कि फेडरेशन होने के बावजूद ये एक यूनिटरी, उसमें एक स्पिरिट है। वो यूनिटरी कैसे है? जैसे कि आपने 97 आइटम देखा, इसकी संख्या इससे बहुत ज्यादा है। एक तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जो धारा 352 से लेकर के 360 तक है, तो उसमें इस तरह का प्रावधान है कि अगर इन केस ऑफ इंटरनल रिबेलियन होता है या एक्सटर्नल एग्रेशन होता है या 356 के तहत में राज्य सरकार का शासन चलना संविधान के अनुरूप असंभव हो गया है, तो इस स्थिति में प्रेसिडेंट का रूल लागू किया जाता है। और धारा 360 में यह फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रावधान है कि कोई इस प्रकार की विपत्ति, आर्थिक विपत्ति आ गई जिसके कारण की मितव्ययता की सख्त जरूरत है, तो उस समय में केंद्र सरकार सारे पावर, जो राज्य सरकार के जो पावर हैं, वो सभी अपने आप में समाहित हो जाता है। अब जैसे कि फिनेंशियल इमरजेंसी अगर आ जाए तो राज्य की जो बजट है वो राज्य की विधानमंडल पास नहीं करेगी, बल्कि उसका बजट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाए। पार्लियामेंट जो बजट पास करेगा उसको केंद्र सरकार के वित्त मंत्री बजट बनाएंगे। तो इस प्रकार से उनका वित्तीय जो संकट है उसको दूर करने के लिए एकीकृत व्यवस्था या प्रणाली का प्रावधान शामिल किया गया। और इसी तरह से जब प्रेसिडेंट रूल होता है तो उस समय में जो केंद्र के जो द्वारा नियुक्त जो राज्यपाल होते हैं उनमें सारी ताकत समाहित हो जाती है, राज्य की सरकार को भंग कर दी जाती है और राज्यपाल अपने सहयोगियों या सलाहकार के साथ में पूरे राज्य का सत्ता का संचालन या शासन का संचालन करता है और वो अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को समय समय पर भेजता है। और जो भी बजट के प्रावधान होते हैं वो उस राज्य का बजट या आवश्यक खर्चे उसको पास करने का काम प्रेसिडेंट रूल के दरमियान पार्लियामेंट का होता है। इस तरह से हमारे भारत के संविधान ने इमरजेंसी के दरमियान इमरजेंसी के दरमियान चुनौतियों से निपटने के लिए फेडरेशन के तहत, फेडरेशन के साथ साथ एकीकृत प्रणाली की व्यवस्था भी की है। और लास्ट में यह हमारा जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब ये होता है जो आर्टिकल 13 में जो प्रावधान है, इसका मतलब है कि अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई कानून पास करती है या कोई अमेंडमेंट लाती है जो भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, और जैसा कि मैंने अभी केशवानंद भारती का उल्लेख किया, तो यह सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को यह पावर होगा कि उस कानून को वो एब इनिशियो खारिज कर दे, माने शून्य घोषित कर दे। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है ये बहुत बड़ा अधिकार है और ये हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। और इसके अलावा जो लास्ट में है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, माने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका अर्थ ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स के तहत मौलिक अधिकार की तरह यह इनफोर्सिबल नहीं है, माने इसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को पावर है, 226 और 227 में हाई कोर्ट को पावर है। लेकिन जो इसके प्रावधान हैं वो उसको करने के लिए एक मोरल फोर्स भारत के संविधान ने
शासन को या सरकार को हमेशा प्रेरित किया है, या हमेशा ये इंगित किया है कि आपका जो सत्ता का सूत्र होना चाहिए या शासन संचालन करना का जो विधि होना चाहिए, उसका मूल उद्देश्य क्या हो। जैसे कि उन्होंने कहा है कि राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि जो आर्थिक जो खाई है उसको कम करने के लिए प्रयास किए जाए। और ये सोशलिस्ट वर्ड जो हमारा यहाँ छूट गया था, ये 42वें संशोधन के द्वारा इस वर्ड को भी, सोशलिस्ट वर्ड को भी जोड़ा गया। इसका मतलब यह है, सोशलिस्ट का मतलब कि राज्य इस प्रकार से व्यवस्था करेगा ताकि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति कर सके। कोई भूखा नहीं रहेगा। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ कुछ ही लोगों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन अधिक से अधिक लोगों में होना चाहिए। ये सोशलिस्ट या समाजवादी सिद्धांत है। तो इसी को मूर्त रूप देने के लिए आर्टिकल 39 के बी और सी में इसका प्रावधान किया गया है, जिसमें कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि आप इस प्रकार की व्यवस्था करें जिससे कि अमीर और गरीब के बीच जो खाई है उसको कम किया जा सके, सभी को भोजन की व्यवस्था हो, गाय का प्रोटेक्शन किया जाए, कॉमन सिविल कोड की स्थापना की जाए ताकि सबको एक ही प्रकार के कानून से गुजरना पड़े। हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, सबके लिए या यहूदियों के लिए अलग कानून। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान बहुधर्मी देश है, अनेक प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो सभी को एक प्रकार ही कॉमन सिविल कोड के तहत में लाया जाए, जिससे कि किसी प्रकार की विसंगतियाँ नहीं हो। हालांकि अभी तक शासन के द्वारा कॉमन सिविल कोड की स्थापना अभी तक नहीं की जा सकी है। हो सकता है आने वाले दिनों में कार्रवाई की जाए। इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारत का संविधान है उसने एक ऐसे समाज की रचना करने का प्रयास किया है जहाँ पर कि ऊंच नीच का भेद नहीं हो, सभी लोग मिलजुल कर रहें और सबको इतनी ज़्यादा आर्थिक क्षमता हो कि कोई भूखा नहीं रहे। यह हमारे भारत के संविधान की मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पिछले 70 सालों में शासन के द्वारा अधिक से अधिक प्रयास किए गए और देश दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है। तो दोस्तों, आज का ये टॉपिक यही समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपके कोई सुझाव या कोई सलाह हो तो निश्चित रूप से आप हमसे शेयर करें, हम उसका हृदय से स्वागत करेंगे और आने वाले दिनों में जो कमियां रहेंगी उसको दूर करने का हम प्रयास करेंगे। थैंक यू।